सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जब कोई सरकारी शिक्षक या कर्मचारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके सेवानिवृत्त होता है या वीआरएस अर्थात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है या सर्विस के दौरान उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है, तो विभाग के द्वारा नियमानुसार उसे या उसके नॉमिनी को सामाजिक सुरक्षा तथा बुढ़ापे की लाठी रूपी पेंशन का लाभ दिया जाता है। जो साथी नवीन पेंशन योजना से आच्छादित हैं उन्हें भी यह वीडियो अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पुरानी पेंशन योजना के लाभों के बारे में भी अधिक जानकारी मिलेगी। साथ ही जिस प्रकार पश्चिम बंगाल तथा देश के 4 अन्य राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड व पंजाब में पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल हो चुकी है, उसी प्रकार यह योजना आपके राज्य में कभी भी लागू हो सकती है। क्योंकि पुरानी पेंशन पुनः बहाली योजना का आंदोलन अभी अपने चरम पर है तथा राजनीतिक दलों की भी अब यह मजबूरी बनती जा रही है कि वे अपने राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करवाएं। वैसे यदि केंद्र सरकार के द्वारा ही देश भर के समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करवा दिया जाता है, तो देश भर के समस्त शिक्षक व कर्मचारी उनकी भावनाओं को समझने के लिए केंद्र सरकार के जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम पेंशन तथा फैमिली पेंशन 2 अलग अलग मैटर्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं या जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक करें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ का लाभ उठा पाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा पेंशन को लेके कि पेंशन आपको किन परिस्थितियों में देय होती है। जब कोई व्यक्ति अपने सेवाकाल में 10 वर्षों की क्वालिफाइंग सर्विस को पूरा कर लेता है तो ही वह फुल पेंशन का हकदार होता है। यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज किया है क्वालिफाइंग सर्विस का। उसका मीनिंग ये होता है कि 10 वर्षों की आपकी कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए। उस सर्विस के दौरान आपका कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। विभागीय दंड मिलने के फलस्वरूप आपकी सेवा बीच में बाधित ना हुई हो। यदि आप स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, अब एक केस ये भी है कि यदि आप वीआरएस ले लेते हैं, तो वीआरएस लेने के केस में आपकी जो कंटिन्यूअस सेवा अवधि होनी चाहिए वह 20 वर्षों की कम से कम होनी चाहिए, तभी आप वीआरएस लेकर पेंशन का लाभ ले सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में पहली कंडीशन में यह है कि यदि आप फुल पेंशन के हकदार बनना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफाइंग सर्विस 10 वर्षों की कंटिन्यूअस होनी चाहिए, और यदि आप वीआरएस ले लेते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, तो आपकी मिनिमम सेवा 20 वर्षों की अवश्य होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में। यदि आप अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके अर्थात 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं तो भी फुल पेंशन पाने के लिए आपकी 10 वर्षों की अविरल सेवा अवश्य होनी चाहिए। जो अभी हमने पॉइंट नंबर 1 में बताया, जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो तो आपकी होनी ही चाहिए। अब हम बात करते हैं पेंशन की राशि की। तो जो पेंशन की अधिकतम बेसिक राशि 1,25,000 रुपये तक होती है तथा जो न्यूनतम बेसिक राशि है वह 9,000 रुपये तक होती है। अर्थात यदि गणना करने पर किसी कर्मचारी की पेंशन की बेसिक राशि 9,000 रुपये से कम हो तो उसको 9,000 रुपये के आधार पर पेंशन मिलेगी। यहाँ पर 9,000 मतलब बेसिक जो पेंशन की बेसिक राशि है वह 9,000 है। इसमें डीआर यानी डीएनएस रिलीफ नहीं जोड़ा गया है अभी। तथा चूंकि किसी भी कर्मचारी की अधिकतम बेसिक 2,50,000 तक होती है, आप 7 पे कमीशन की फिटमेंट टेबल देखेंगे तो उसमें जो आपको मैक्सिमम बेसिक दिखेगा वो 2,50,000 रुपये दिखेगा। तो उसकी जो 50% होगा वह 1,25,000 रुपया होता है। तो मैक्सिमम जो लिमिट होती है पेंशन के बेसिक की वो 1,25,000 होगी और मिनिमम लिमिट 9,000 रुपया होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेंशन की गणना हम किस आधार पर करते हैं। जब कोई सरकारी शिक्षक या कर्मचारी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस को करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है तो रिटायर होने के समय उसका अंतिम वेतन से हमारा तात्पर्य अंतिम मूल वेतन है का 50% निकाला जाता है, जिसमें उस समय चल रही महंगाई दर को भी जोड़ा जाता है। योग करने के पश्चात जो राशि निकल कर आती है वह उस कर्मचारी को पेंशन के रूप में दी जाती है। तो पेंशन की राशि का जो फॉर्मूला निकलता है, रिटायरमेंट के समय, सेवानिवृत्ति के समय, वीआरएस के समय, अंतिम बेसिक का 50% प्लस डीआर। अब यहाँ पर एक शब्द है हमारा डीआर। जो वर्तमान समय में राजकीय शिक्षक एवं कर्मचारी हैं जो सरकारी हैं, उनको जो महंगाई भत्ते की राशि दी जाती है वह डीए कहलाती है, डीएनएस अलाउंस।
उसी प्रकार से जो पेंशनर्स हैं उनको भी महंगाई भत्ते के रूप में रिलीफ दिया जाता है, जिसको डीआर बोला जाता है। डीआर का मीनिंग यहाँ पर हो गया डियरनेस रिलीफ। तो पेंशनर्स के लिए हम डीआर शब्द का यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर डीआर लिख दिया है, अंतिम बेसिक का 50% प्लस डीआर। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि हमने डीए क्यों नहीं लिखा, डीआर क्यों लिख दिया है। अब पेंशन की गणना के लिए भी जो अंतिम वेतन होता है अंतिम बेसिक पे, उसको भी दो प्रकार से निकाला जाता है। दोनों प्रकार से निकालने पर जो राशि सबसे अधिक आती है वही अंतिम वेतन के रूप में रखी जाती है। या तो कर्मचारी या शिक्षक की सेवानिवृत्ति के समय का जो मूल वेतन है वह देखा जाता है, या फिर अंतिम 10 माह के वेतन का औसत निकाला जाता है। इन दोनों में जो राशि अधिक आ जाए उसी को पेंशन के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो सामान्यतः यदि आपका रिटायरमेंट से पहले डिमोशन ना हो, यदि आप पहले आपका बेसिक उच्च ग्रेड पे रहा हो और उसके बाद आपका डिमोशन हो गया, आप निम्न ग्रेड पे चले गए, तो उस स्थिति में आपके पिछले 10 माह के वेतन का जो एवरेज होगा वो ज़्यादा आएगा। तो उस कंडीशन में आपको वही कंसिडर करना पड़ता है। परंतु अधिकतर केसों में यही होता है कि जो अंतिम वेतन होता है वही ज़्यादा आता है, तो उसी को कंसिडर किया जाता है। अब हम आपको पेंशन की गणना के लिए एक उदाहरण बताते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि जो पेंशन आपको निर्धारित होगी वह किस रूप में होगी। तो अभी हम आपको एक उदाहरण बताते हैं किसी शिक्षक या कर्मचारी का, और उसके बेस में आप तय करेंगे कि आपकी पेंशन किस प्रकार से बनेगी। यहाँ पर हम देखेंगे, माना कोई सरकारी शिक्षक या कर्मचारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके 31 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होता है। माना रिटायरमेंट के समय उसका मूल वेतन 1 लाख रुपया था तथा महंगाई दर 38% थी। यहाँ पर हम काल्पनिक ले रहे हैं, इसमें वास्तविकता नहीं है कि यह 1 लाख ही होगी, यह आपके हिसाब से घट बढ़ भी सकती है। कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन का 50% यहाँ पर हम निकाल देंगे। तो चूंकि कर्मचारी का अंतिम मूल वेतन 1 लाख रुपया था, उसका 50% यहाँ पर 50,000 रुपया आ जाता है। अब यहाँ पर महंगाई दर 38% होने के कारण जो डियरनेस रिलीफ दिया जाएगा उसको 38% ऑफ 50,000 का दिया जाएगा। तो 50,000 रुपये का 38% 19,000 रुपया आ जाता है। तो इस प्रकार जो कर्मचारी का पेंशन के लिए बेसिक बनेगा वह 50,000 रुपया बनेगा, और जो डीआर बनेगा जो उस समय महंगाई दर चल रही होगी जितनी, उसके हिसाब से आप निर्धारित कर लेंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में यह 19,000 रुपया आ जाता है। तो इस प्रकार से कर्मचारी को जो पेंशन मिलेगी वह 50,000 रुपया प्लस 19,000 रुपया, यानी कि 69,000 रुपीज़ उस समय मिल जाएगी। आगे हम आपको एक चार्ट के माध्यम से, चाहे पेंशनर्स हों या फैमिली पेंशनर्स हों, उनकी आयु के हिसाब से जो पेंशन का लाभ और अतिरिक्त लाभ मिलता है उसको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये चार्ट दे रखा है हमने, पेंशनर्स की आयु और अतिरिक्त मिलने वाला लाभ। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि पेंशनर्स की आयु 80 से 85 वर्ष के बीच में हो, चाहे वो स्वतः पेंशन ले रहा हो अपनी या फिर उसकी फैमिली पेंशन ले रही हो, ये दोनों के लिए नियम लागू होता है। तो यदि 80 से 85 वर्ष के बीच में उसकी आयु हो जाती है, तो जो उनको पेंशन का बेसिक मिल रहा होगा उसका 20% का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यानी यदि उनकी पेंशन का बेसिक 10,000 रुपया है तो इसमें 20% उनको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो उनका बेसिक 12,000 रुपया बन जाएगा। इसी प्रकार से 85 से 90 वर्ष की आयु के बीच में यदि उनकी आयु हो जाती है तो उनके बेसिक का 30% अतिरिक्त मिलेगा। यदि बेसिक मान लिया 10,000 रुपया है तो उसका 30% 3,000 और अतिरिक्त मिलेगा। तो इस प्रकार से उनका बेसिक 13,000 रुपया हो जाएगा। 90 से 95 वर्ष की आयु के बीच में बेसिक का 40% यानी 10,000 का 40% 4,000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 14,000 रुपया। 95 से 100 वर्ष के बीच में यहाँ पर 50% होगा, ये गलती से 40% मिसप्रिंट हो गया है, तो 50% मिलेगा। और जब पेंशनर्स की आयु 100 वर्ष या उससे अधिक हो जाएगी तो जो उनका बेसिक चल रहा होगा वो ठीक डबल हो जाएगा। यानी यदि 10,000 बेसिक है तो वह डबल होके 20,000 रुपया बेसिक के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप पेंशन के कितने लाभ होते हैं, और दीर्घ आयु के लिए तभी आपकी सेवा पानी हो पाएगी जब आप इस पेंशन के हकदार होंगे। इसीलिए हम नवीन पेंशन योजना से आच्छादित शिक्षक एवं कर्मचारी को बार बार ये कहते हैं कि विभिन्न जो संगठन है जो पुरानी पेंशन पुनः बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनसे अवश्य जुड़े, तथा पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो भी आंदोलन होते हैं उसमें अवश्य प्रतिभाग करें, तो आपकी यह मुहिम रंग ला सकती है। तो पेंशन की बात करने के बाद अब हम फैमिली पेंशन की बात करते हैं कि जब किसी सरकारी शिक्षक या कर्मचारी की सर्विस में रहते हुए अथवा रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है
तो उसके नॉमिनी को फैमिली पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्विस में रहते हुए या रिटायरमेंट के बाद का मीनिंग वह पेंशन ले रहा था, परंतु उसकी पेंशन जब रिटायरमेंट हो गया, पेंशन लेने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तभी भी उसकी फैमिली को पेंशन दी जाती है, जिसे फैमिली पेंशन बोला जाता है, नॉमिनी को दी जाती है। तो फैमिली पेंशन के 2 प्रकार के रेट होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन और एक होता है हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन। अब इसको आगे हम डिस्कशन करेंगे कि नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन क्या होता है, हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन ये 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन और एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ पे। तो यदि कर्मचारी या शिक्षक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय जो उसका लास्ट बेसिक पे था वो देखा जाता है, या फिर पिछले 10 महीनों के पे का एवरेज निकाला जाता है। जो ज़्यादा आएगा उसका 30% हम निकाल देते हैं। विच एवर इज़ ग्रेटर इज़ कंसिडर्ड फॉर फैमिली पेंशन, बट इफ 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन इज लेस देन द ₹9,000 देन इट विल बी ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड एज ₹9,000। जैसे हमने पहले भी आपको बताया कि जो पेंशन की बेसिक का मिनिमम लिमिट है वो 9,000 रुपये है। तो यदि नॉर्मल रेट के अनुसार 30% आ जाता है जो बेसिक का, वो 9,000 से कम आ जाए तो उसको 9,000 के रूप में ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि यह न्यूनतम जो लिमिट है पेंशन की बेसिक की वो 9,000 रुपये है। अब इसमें हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन के बारे में हम जान लेते हैं। इसे 1 अक्टूबर 2019 से फैमिली पेंशनर्स के लिए भी लागू कर दिया गया था। हम देखते हैं हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन इज इक्वल टू 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन और एवरेज ऑफ लास्ट 10 मंथ। यहाँ पर भी वही नियम है, लेकिन यहाँ पर 50% हो जाता है। नॉर्मल रेट में 30% है और हायर रेट में 50% है। विच एवर इज़ ग्रेटर इज़ कंसिडर्ड फॉर फैमिली पेंशन। यहाँ पर जो भी या तो अंतिम बेसिक देखा जाएगा या पिछले 10 महीनों का औसत निकाला जाएगा, जो भी ज़्यादा होगा उसका 50% निकाल देंगे, तो वो फैमिली पेंशन के लिए कंसिडर किया जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि हायर रेट कब लागू होता है, नॉर्मल रेट कब लागू होता है। अभी हमने तो इसके केवल हमें वो पता है कि 30% और 50%, नॉर्मल रेट में 50% मिलता है और हायर रेट में 50% मिलता है, मगर यह लागू कब कब होता है ये देख लेते हैं। तो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर, यदि किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो गई तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वह हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन के हिसाब से 10 वर्षों तक मिलती है। यदि सर्विस के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उसकी फैमिली को नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन की दर से पेंशन मिलेगी, यानी कि 10 वर्षों तक तो उसकी फैमिली को हायर रेट के हिसाब से पेंशन मिलेगी 50% ऑफ लास्ट बेसिक, और उसके बाद उसकी जो फैमिली को नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी 30% ऑफ लास्ट बेसिक के हिसाब से। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि 10 वर्षों तक मिलेगी सर्विस के दौरान यदि मृत्यु हो जाती है तो। अब एक कंडीशन यह भी आ सकती है कि किसी शिक्षक या कर्मचारी की रिटायरमेंट के पश्चात मृत्यु हो जाए तो उसको कितनी अवधि तक हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसकी फैमिली को मिलेगी और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन उसको कितनी अवधि तक मिलेगी, इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यदि किसी कर्मचारी की रिटायरमेंट के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वह मृत कर्मचारी जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है रिटायरमेंट के बाद, उनकी आयु जब तक 67 वर्ष तक की ना हो जाए तब तक जो उनकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन मिलेगी। उसके बाद उनकी फैमिली को नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन की दर से पेंशन दी जाएगी। परंतु एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि कोई जो रिटायर्ड कर्मचारी या शिक्षक है उनकी उम्र ऑलरेडी पहले 67 वर्ष से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में उनकी जो फैमिली है उनको जो फैमिली पेंशन मिलेगी वो नॉर्मल रेट के हिसाब से मिलेगी, हायर रेट के हिसाब से पेंशन नहीं मिलेगी। हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि यदि किसी सरकारी शिक्षक या कर्मचारी की सेवा काल के दौरान या फिर उसके रिटायरमेंट के पश्चात मृत्यु हो जाती है और जो उसके नॉमिनी है उनमें ना तो उनकी पत्नी शामिल है ना उनके बच्चे शामिल है, केवल उनके माता पिता शामिल हैं, तो जो उनके माता पिता को मिलने वाली फैमिली पेंशन है वह हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन के हिसाब से नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन यानी 30% ऑफ लास्ट बेसिक उसके हिसाब से उनकी फैमिली को पेंशन मिलेगी, ना कि हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन के हिसाब से। आगे हम आपको फैमिली पेंशन का एक उदाहरण बताएंगे कि किसी शिक्षक कर्मचारी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वह कैसे मिलेगी, हम एग्जाम्पल सेट करके आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कृपया इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि यह किस प्रकार से निर्धारित होती है।
यहाँ हम जो आपको उदाहरण बता रहे हैं वह ऐसे कर्मचारी का है जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो माना किसी सरकारी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु सरकारी सेवा के दौरान 31 अक्टूबर 2021 को हो जाती है। मृत्यु के समय उसका मूल वेतन 70,000 रुपया था। मृत्यु की दिनांक से ठीक अगले दिन यानी 1 नवंबर 2021 से अगले 10 वर्षों तक यानी 31 अक्टूबर 2031 तक उसकी फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन की दर से पेंशन मिलेगी तथा 1 नवंबर 2031 से नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन की दर से पेंशन मिलती रहेगी। तो हमने आपको बता रखा है नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन की जो परसेंटेज होती है 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन होती है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन निकाल देते हैं। तो चूंकि उनका अंतिम मूल वेतन जब उनकी मृत्यु हुई 70,000 रुपये थी, तो 70,000 रुपये का 30% हम निकाल देते हैं, यह 21,000 रुपये आ जाता है। तथा हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी इसी प्रकार से हम निकाल देते हैं। तो अंतिम मूल वेतन 70,000 रुपये था, तो उसका 50% यहाँ पर 35,000 रुपया निकल के आ जाता है। तो मृत्यु के अगले दिन से 10 वर्षों तक उसकी फैमिली को जो पेंशन मिलेगी वो 35,000 रुपया उसका बेसिक बनेगा और जो उस समय महंगाई की दर चल रही होगी उस हिसाब से उनकी पेंशन निर्धारित होगी। तथा 10 वर्षों के पश्चात उनकी जो फैमिली को पेंशन मिलेगी उसमें जो बेसिक हो जाएगा वह 21,000 रुपया हो जाएगा और इसमें डियरनेस रिलीफ भी शामिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब हम आपको एक दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं कि यदि सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में उनकी फैमिली को किस प्रकार से पेंशन मिलेगी। अब यहाँ पर जो हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं उसमें किसी सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षता आयु अर्थात रिटायरमेंट के समय उनका जो अंतिम मूल वेतन था वह 1 लाख रुपया था तथा रिटायरमेंट की तिथि 30 सितंबर 2021 थी। उनकी जन्म तिथि 10 सितंबर 1961 है। रिटायरमेंट के पश्चात उनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 2021 को हो जाती है। इस स्थिति में उनकी फैमिली को मिलने वाली पेंशन की गणना हम किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी निकाल देंगे 30% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन और हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन भी निकाल देंगे 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। तो 30% 30,000 आ जाएगा और 50% 50,000 आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ का। अब हम देखते हैं कि मृत कर्मचारी की फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन और नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन किस किस अवधि में मिलेगी। तो मृत कर्मचारी की आयु 67 वर्ष पूर्ण होने तक, चूँकि जो कर्मचारी है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 10 सितंबर 1961 थी, तो उनकी जो 67 वर्ष की आयु पूर्ण होगी वो 9 सितंबर 2028 को होगी और उनकी मृत्यु की जो तिथि थी वह 12 अक्टूबर 2021 थी। तो मृत्यु की तिथि से ठीक अगले दिन से 13 अक्टूबर 2021 से 9 सितंबर 2028 तक उनकी फैमिली को हायर रेट ऑफ फैमिली पेंशन की दर से 50,000 रुपये जो अभी हमने कैलकुलेशन करके निकाला उस समय की महंगाई दर के हिसाब से पेंशन देय होगी। तथा 10 सितंबर 2028 के बाद उनकी फैमिली को नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली पेंशन की दर से 30,000 रुपये बेसिक तथा उस समय की जो महंगाई दर चल रही होगी उस हिसाब से पेंशन निर्धारित की जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको यह बताने का प्रयास किया कि पेंशन और फैमिली पेंशन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का अपना ही चैनल है तथा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से हम आपको विभाग से संबंधित अन्य जानकारियां भी प्रदान करने का प्रयास करते रहते हैं। धन्यवाद।